नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, महिंद्रा एजुकेशन ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा, आप सभी लोगों को काफी समय से एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था और समस्या ये थी आप लोगों के सामने कि सर रेगुलर क्लासेस जो है अपलोड नहीं कर पा रहे हो, आप रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रहे हो। तो देखिएगा साथियों, मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि मैं संपूर्ण भारत का जो इतिहास है, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों भारत के जो इतिहास है, उनको तीनों को एक समग्र एक क्लास के अंदर 12 से 14 घंटे की क्लास का रिकॉर्ड करने का वादा किया था मैंने, कि मैं उसके अंदर आपको संपूर्ण इतिहास जो है आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन वो वादा मैंने पूरा नहीं किया है मैंने, क्योंकि 25 तारीख मैंने आप लोगों से ली थी कि मैं 25 अप्रैल को अपलोड कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और दूसरी बात यह है कि वो क्यों नहीं हो पाया उसका कारण भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कारण ये था साथियों, क्योंकि आप लोगों को काफी समय से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग जो पिछली जो चीजें आपको पढ़ाई गई है, यानी कि इतिहास को आपको कहीं से भी किसी भी सिरे से अगर शुरुआत की जाती है तो वहां से आप इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इतिहास आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए एक मिथ्या का विषय बना हुआ है। क्योंकि अब मैं मास्टर क्लास जैसे ही आपको देता तो काफी सारे विद्यार्थी तो आप में से ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत तो कर दी, आप बहुत नजदीक भी जा पहुंचे हो, और सिलेबस भी आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, काफी सारी किताबें आपने एडजस्ट कर ली है, सब चीजें आपने संपूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ में आप लोग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर जो है भागीदारी निभाने के लिए क्या आप परिपक्व हो चुके हैं? इस सवाल का जवाब तब मेरे जहन में आया जब मैंने क्लास रिकॉर्ड करने की सोची। जैसे ही मैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस की दृष्टि से दोनों को मेंशन करता हुआ प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत का इतिहास को जब मैंने पढ़ाने की शुरुआत की, और जैसे जैसे मैं आपको नोट्स बनवाया, उसके बावजूद मैंने मास्टर क्लास का रिवीजन क्लास के थ्रू मैंने दोबारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए, उन नोट्सों के अंदर से शॉर्ट नोट्स तैयार किए। उसके बावजूद शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में मैंने सोचा कि शायद एक क्लास दी जानी चाहिए जिसके अंदर रिवीजन हो विद्यार्थियों का। लेकिन जब मैं रिवीजन और शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहा था, उस समय मेरे दिमाग में आया कि काफी सारे विद्यार्थियों का तो अभी तक एनसीईआरटी बुक जो उन लोगों ने पढ़ी नहीं है, वही चीजें अनकंप्लीट होगी। तो अगर वो चीजें अनकंप्लीट रहेगी तो ये जो शब्दावली है, वर्तमान समय में जो शब्दावली है, यानी कि जैसे प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत के इतिहास की हम शुरुआत करते हैं, तो उसकी जो शब्दावली है वो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे जब तक आप एनसीईआरटी से बेस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको कितना ही समझाया जाए, एग्जाम्पल देकर आपको समझाया जाएगा, उसके बावजूद आप समझ तो जाओगे इस बात को, लेकिन लंबे समय तक आपके जहन में क्या वो परिभाषा रह पाएगी? तो आप मेंस में कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि प्रीलिम्स के अंदर भी वेटेज एनसीईआरटी का ज्यादा है, तो मैंने सोचा कि एक बार दोबारा से विद्यार्थियों से बात की जाए और दोबारा से एक नई शुरुआत की जाए। नई शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को एनसीईआरटी का जो महत्व है यूपीएससी में, जो नए विद्यार्थी भी तैयारी करने की सोच रहे हैं और जो विद्यार्थी नए तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास शायद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका कारण यह है क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है और एनसीईआरटी में क्या चीजें पढ़नी चाहिए और क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्या आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाना चाहिए, या फिर आपको डायरेक्ट किताब लेके पढ़ लेना चाहिए, या फिर आपको क्लास लेनी चाहिए, या फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आपको कुछ और चीजों की या और मटेरियल की जरूरत पड़ती है? तो उन चीजों के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि मैंने थंबनेल ये लगाया कि यूपीएससी के अंदर जो है एनसीईआरटी की तैयारी का महत्व क्या है, यानी कि वाक्य में यूपीएससी की तैयारी जब हम करते हैं तो एनसीईआरटी का वाक्य में महत्व है कि नहीं, इस बात को तो जानना जरूरी है ना। क्योंकि किसी भी चीज की दवा लेने से पहले कम से कम ये तो पता होना कि शायद ये उसी रोग की दवा है कि नहीं है। ठीक है, तो उस चीज का पता होना जरूरी है। तो अपन पहले एक बार समझते हैं कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है, तो इस चीज को समझते हैं। तो आज की क्लास में देखिए, क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? मैंने 4-5 सवाल आप लोगों की कॉमन लिए हैं, बिल्कुल जरूरी है। इसके बाद में क्या आपको नोट्स बनाना चाहिए एनसीईआरटी के? बिल्कुल। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर इच्छुक है, यानी कि आप किसी चीज को बेस कंप्लीट करना चाहते हैं, अब इसमें दो इस तरह के बच्चे होते हैं। एक विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको कोई भी चीज पढ़ते ही या देखते ही या सुनते ही तुरंत याद हो जाती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बार में याद होती है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जिस प्रकार से मैं मेरी बात कर लेता हूं, लगभग 10 से 15 बार रिवीजन करने के पश्चात कोई चीज याद रहती है। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट बार में ही किसी चीज को याद कर लेते हैं, दूसरी बार में याद कर लेते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए नोट्स बनाना उचित नहीं है, क्योंकि उन विद्यार्थियों को ऑलरेडी वो चीजें सेव रहती है। दूसरी बात यह है कि जिन विद्यार्थियों को 4 से 5 बार पढ़ने पर कोई चीजें याद होती है, तो उन विद्यार्थियों के लिए शायद शॉर्ट नोट्स जिनको आप बोल सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि उन विद्यार्थियों को वो चीजें बहुत कम मात्रा में वो चीजें याद रहती है, तो वो बहुत कम मटेरियल के अंदर जो है बहुत कुछ लिख सकते हैं।
क्योंकि कुछ बातें उनको ऑलरेडी याद हो जाती है। अगर वो 3-4 बार किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वो 3-4 बार पढ़ने और देखने से ही उनको अगर वो चीजें याद हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो उन विद्यार्थियों को शॉर्ट नोट्स, जिनको आप कह सकते हैं कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स का मतलब आप समझ गए। देखिएगा, किसी प्रकार से आपने कोई भी टॉपिक लिया, एक टॉपिक लेने के बाद में उसमें कीवर्ड होते हैं, जिनमें से मान लीजिए एक टॉपिक के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर मेरी जो सेमिनरी है या फिर मेरा जो आइडिया है या फिर जिस प्रकार से मैं अध्ययन करता हूं, यानी कि मैं कम से कम किसी चीज को 4-5 बार अध्ययन करने के बाद में उस चीज का कीवर्ड ढूंढ लेता हूं, और कीवर्ड ढूंढने के बाद में एक पेज में से मैं लगभग जो है 7 से 8 वर्ड, यानी कि 7 या 8 शब्द जो होते हैं उसको कैप्चर करता हूं, और उसके बावजूद उन कैप्चर करने वाले जो शब्द है उन्हीं से मैं एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। तो उससे क्या है कि वो जो चीजें मैंने याद की है, वो चीजें मुझे याद रहेगी, और लंबे समय तक प्रोसेस में आने के लिए और लंबे समय तक उसको याद रखने के लिए वो कीवर्ड का मैं सहारा लेता रहता हूं। जब भी मैं क्लास लेने आता हूं, उन कीवर्ड्स को मैं एक बार देख लेता हूं कि हाँ, इस लेसन में या फिर इस टॉपिक में ये कीवर्ड्स है, तो उसी के माध्यम से मैं आपको पूरी क्लास का सार सुना देता हूँ या फिर पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी 4-5 बार में याद कर लेते हैं, उन विद्यार्थियों का ऐसा है कि वो कीवर्ड्स के अंदर नोट्स बनाना प्रारंभ करें। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो या फिर अलग से एक क्लास आपको दूंगा जिसमें कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि अब अपन किताबें पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं और किस प्रकार से कीवर्ड बनाए जाते हैं, और उनके माध्यम से कैसे पैराग्राफ, और पैराग्राफ से कैसे पेज तैयार किया जाता है, और पेज से कैसे शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो उन चीजों को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में अब नोट्स किन को बनाना चाहिए। ठीक है, इन दो कैटेगरी के विद्यार्थियों को नोट्स बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि सभी विद्यार्थियों की जो आइडियोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं या फिर आईक्यू लेवल आप जिसको कह सकते हैं, तो वो समान नहीं होती है। तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको 9 से 10 बार पढ़ने पर याद होती है कोई चीज। तो जो विद्यार्थी 7 से 8 या 9-10 बार में जिन विद्यार्थियों को याद होती है, तो वो उन विद्यार्थियों के लिए नोट्स बनाना जरूरी है। अब उनके लिए नोट्स कैसे बनाएं, ऐसा तो नहीं है कि पूरी किताब ही छाप डालें। तो कई सारे विद्यार्थी यही करते हैं, शुरुआत में आते हैं, कॉपियां लाते हैं, नोटबुक लेते हैं और बुक्स उठाते हैं और डायरेक्ट उसी को पेस्ट करना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं ये मेरे नोट्स हैं। काफी सारे विद्यार्थी मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड करते रहते हैं, सर मेरे नोट्स चेक कर दीजिए कैसे हैं। तो उनको क्या चेक करना है, जब आप पूरी किताब ही उतार देते हो तो उसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि नोट्स पहले तैयार कैसे करते हैं। अब एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी की किताब जो है, यानी कि मैं आपको आने वाले समय में अभी आपको बताऊंगा कि अपन किस पर्पज पर या फिर किस मकसद पर पहुंचेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे। तो देखिएगा, तो इसी प्रकार से नोट्स उन विद्यार्थियों को तैयार करना है जो कि 10 से 15 बार में याद होता है, तो उन विद्यार्थियों को नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं जब आपको किताब पढ़ाऊंगा आगे, तब मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि नोट्स किसको बनाना है। अब आप अपनी अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से बांट लीजिए कि आपकी यानी कि आपकी आइडियोलॉजी या फिर आईक्यू लेवल आपका कितना है कि आप किसी चीज को कितने समय में या कितनी बार में कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप जितनी बार, सर्वाधिक बार में कैप्चर कर पाते हैं तो आपके लिए नोट्स जरूरी है। अगर आप कम समय में और कम बार में अगर आप किसी चीज को कैप्चर कर पा रहे हैं तो आपके लिए नोट्स जरूरी नहीं है। ठीक है, और जो विद्यार्थी मिडिल है, यानी कि जो विद्यार्थी दोनों में ही नहीं है, ना तो ज्यादा आईक्यू लेवल वाले हैं और जो न कम वाले हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए। जिस कीवर्ड्स को भी अगर मैं बात करूं तो उनको भी अपन शॉर्ट नोट्स नाम देते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जिसको कहा जाता है वो होते हैं कीवर्ड्स। लेकिन आजकल विद्यार्थी क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स के चक्कर में किताबें जो है, ग्रंथ जो है वो बना लेते हैं वापस। तो ऐसा ना करें। ठीक है, अब आप लोग ऐसा ना समझे, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे कि यार मैं तो 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ने में बहुत कमजोर था, ग्रेजुएशन में बहुत कमजोर था, और सर तो बोल रहे हैं कि जो विद्यार्थी 10-15 बार पढ़ते हैं याद नहीं होता है। तो अपन को तो ऐसा भी नहीं है, अपन तो बहुत लंबे समय से, यानी कि बहुत लंबा समय लग जाता है किसी चीज को याद करने में। तो अपने साथ क्या होगा, देखिएगा यूपीएससी में इस चीज का कोई महत्व नहीं है कि आपको कितनी चीजें याद रहती है लंबे समय तक। आपको याद करना किसी चीज को जरूरी नहीं है, क्योंकि याद तो हर विद्यार्थी को करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज आपको याद रहती है। एक बार आप जो भी चीज पढ़ते हैं वो सब चीज आपको याद रहती है। बस ये है कि आप उस चीज को किस प्रकार से पेश करना चाहते हैं, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को आप क्या दिखाना चाह रहे हो और क्या देना चाह रहे हो। यानी कि जो 1 या 2 साल में आपने जो पढ़ाई की है उसका वर्चस्व या फिर उसका वजूद जो है वो क्या है आने वाले समय में, वो आप क्या देना चाहते हो सामने वाले को। तो यूपीएससी आपकी नॉलेज इसी प्रकार से आंकने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई है वो सारी चीजें आपसे कॉपी में उतराना चाहती है, ऐसा नहीं है उसका मतलब। इसका मतलब यह है कि सामान्य रूप से जिस प्रकार से कई विद्यार्थी होते हैं जो कि काफी वीक होते हैं, यानी कि वीक होने का मतलब यह है कि वो लंबे समय तक किसी चीज को याद नहीं रख पाते हैं या फिर फर्स्ट बार में वो याद नहीं कर पाते किसी को, तो उस विद्यार्थी को आप वीक आईक्यू लेवल वाला विद्यार्थी बोलते हैं। तो उस विद्यार्थी को इस चीज में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जैसा एग्जाम है,
ये एक ऐसा एग्जाम है कि इसमें विद्यार्थी का आईक्यू लेवल का तो ऑलरेडी पता चल जाता है। जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उसके बाद ही आपका आईक्यू लेवल का पता चल जाता है कि आप में कितना क्या है। उसके लिए अलग से फिर एक पेपर रखा है जिसको अपन CST-AT के नाम से जानते हैं, स्टेट वाला जो पेपर है। उस पेपर के अंदर आपकी आईक्यू लेवल और अच्छे से नापी जाती है कि आप में क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपकी निर्णायक शक्ति किस प्रकार की है वो उसी पेपर पर निर्धारित होती है। ठीक है, तो आप इस चीज की बिल्कुल भी चिंता ना करें और अपने आप को कोई भी कमजोर महसूस ना करें। बस थोड़ा सा यह है कि इन सभी विद्यार्थियों को, यानी कि जो विद्यार्थी फर्स्ट बार देखने में याद करता है और जो विद्यार्थी 5 बार पढ़ने पर याद करता है और जो विद्यार्थी 10 बार पढ़ने पर एक चीज को याद करता है, तो इन विद्यार्थियों के बीच में एक इस प्रकार का सिग्नल होना चाहिए, एक इस प्रकार का पुल होना चाहिए ताकि सारे विद्यार्थी बराबर हो। इसके लिए क्या होता है कि शिक्षक, यानी कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षक, क्योंकि बुक्स के अंदर सारी चीजें वही है जो चीजें आप लोग पढ़ते हैं, यानी कि आईक्यू लेवल वाला फर्स्ट बच्चा भी वही पढ़ेगा, जो बच्चा बीच में है यानी कि मिडिल क्लास है वो बच्चा भी वही चीज पढ़ेगा और जो लो है वो भी वही चीज पढ़ेगा। तो विद्यार्थी क्या करेगा कि उन तीनों चीजों में तो वो कभी भी अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, यानी कि समान नहीं कर पाएगा। आईक्यू लेवल फर्स्ट वाले बच्चे से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते जो 10 बार में पढ़कर याद करने वाले बच्चा होता है, क्योंकि उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए इन सबके बीच में एक संबंध है और एक केंद्र है, और वो केंद्र होता है एक शिक्षक। यानी कि शिक्षक वो चीज है कि उस चीज को इस प्रकार से आसान बनाए और इस प्रकार से जटिल चीज को इस प्रकार से आसान बना दे कि जो 10 बार में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो भी इसको एक बार में याद कर ले, और जो इंटेलिजेंट जो बच्चा है या फिर जिसका आईक्यू लेवल हाई फाई है वो विद्यार्थी भी उसको एक ही बार में याद कर ले, और जो बीच में मिडिल है वो भी उसको एक ही बार याद कर ले। तो इसके लिए क्या होता है कि एक शिक्षक माध्यम होता है और वो केंद्र होता है शिक्षक। ठीक है, तो उसी प्रकार से सारी चीजें जो शिक्षक के आसपास घूमती रहती है, भ्रमित होती रहती है, तो उन चीजों को एकत्रित करके शिक्षक क्या करता है, उन चीजों को यानी कि उन कमियों को दूरी करने का काम शिक्षक का होता है। तो इसी प्रकार से मैं मेरी भूमिका निभाऊंगा कि जो विद्यार्थी एक बार में याद करने वाला है, जो विद्यार्थी 10 बार पढ़कर याद करने वाला है, जो विद्यार्थी 5 बार पढ़कर याद करने वाला है, तो उन विद्यार्थियों के बीच में एक पुल का काम या फिर एक केंद्र बिंदु का काम मैं करूंगा, क्योंकि उन सभी विद्यार्थियों को मैं वही चीज दूंगा जिस प्रकार से बुक में आप हर चीज को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन विद्यार्थी बुक में अलग अलग चीज का अलग अलग अर्थ निकालते हैं और अलग अलग अर्थ इस प्रकार से निकालते हैं कि वो उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसको समझना, उसका अर्थ क्या होना चाहिए, तो उस चीज के लिए एक जिम्मेदार होता है शिक्षक। तो उसकी भूमिका मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आपकी तरफ से पूर्ण तरीके से या फिर 100% देने की कोशिश करें ईमानदारी के साथ में। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो नोट्स का मैटर यहाँ पर क्लोज करते हैं। नोट्स आप लोगों को समझ में आ गया किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। नोट्स सबको बनाना होता है, फर्स्ट बार वाले को नहीं बनाना होता है, क्योंकि फर्स्ट बार मुझे नहीं लगता है कि 100 बच्चों में से भी, 1000 बच्चों में से भी एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको फर्स्ट बार में किसी चीज को देखते ही याद हो जाता है और उसको लंबे समय तक याद रख सकता है, ऐसा असंभव बात है। तो ये कहने की बात है, बाकी ये असंभव है क्योंकि कभी नहीं हो सकता, बल्कि हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी होते हैं लंबे समय तक भी याद रख सकते हैं। तो उन चीजों को अपन देखते हैं। चलो उन बातों को छोड़ते हैं, अब अपन उन विद्यार्थियों की बात करते हैं जो कि अपन ने देखा, यानी कि प्राथमिक, मिडिल और लो, निम्न वाले को अपन तीनों को देख लिया। अब तीनों के अंदर अपन को क्या करना चाहिए कि तीनों को समान करना है। अब तीनों को समान करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब समान करने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक, या तो मुझे अलग अलग तीनों को, अलग कैटेगरी को तीनों को अलग अलग पढ़ाना होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सभी को समान पढ़ाऊंगा, लेकिन सभी के लिए समान जो चीजें हैं जो कि आसानी से जो विद्यार्थी 10 बार में पढ़कर याद करता है, उस विद्यार्थी को वो याद क्यों नहीं होती है फर्स्ट बार में, उसका रीजन एक शिक्षक को पता होता है कि क्यों नहीं होती है, और उसका आप सभी को भी पता है कि क्यों नहीं होती है। क्योंकि जो भाषा जिसको आप बोलते हैं या परिभाषा जिसको आप बोलते हैं या शब्दावली जिसको आप बोलते हैं, शब्दार्थ जिसको आप बोलते हैं, तो वो चीजें जो है आप अलग अलग अर्थ में या भिन्नार्थ अर्थ निकाल लेते हैं, इस वजह से आप लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उस पर हम बात। तो इस प्रकार से नोट्स सभी को तैयार करने, कीवर्ड्स किसी में कीवर्ड्स में तैयार करना है और किसी को लॉन्ग में करना है तो किसी को शॉर्ट में करना है, बस इतना सा फर्क है। बाकी नोट्स सभी को तैयार करना पड़ेगा। आगे मैं जब आपको किताब पढ़ाऊंगा तब मैं सारी चीज समझा दूंगा। नोट्स की बात यहाँ पर खत्म हो। इसके बाद में पुस्तक कैसे पढ़े। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एनसीईआरटी की बुक कैसे पढ़े। अब कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक उठाए, किताबें ले आए मार्केट से जाकर। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले ये मुझे लगता है कि आप सभी के पास में एनसीईआरटी बुक होगी, क्योंकि ये एक तरीके का क्या विद्यार्थियों को जो है एक तरीके से अगर अपन कह सके तो गलत रास्ता भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। एक मार्गदर्शन का भी फर्क पड़ जाता है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि एनसीईआरटी किताब तो ले आते हैं, सर से कह भी देता है। कई मैंने काफी सारे विद्यार्थी देखे हैं जिन विद्यार्थियों ने कहा है कि सर हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट है, और जब एनसीईआरटी से ही उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो पता चलता है कि एनसीईआरटी बेस
ही इनका बहुत लो है। क्योंकि जब उनको हाई लेवल की चीजें पढ़ाई जाती है, आप टीचर से या शिक्षक से झूठ बोल देते हैं कि सर हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिए। आप अपने स्तर पर एनसीईआरटी क्लियर नहीं कर पाते, बल्कि आप उसको पढ़ पाते हैं। कि पढ़ना एक अलग बात है, क्लियर करना एक अलग बात है। किसी भी चीज को पढ़ना बहुत अलग भिन्न बात है। यानी कि पढ़ना होता ऐसा होता है कि आप काफी लंबे समय तक किसी चीज को पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप काफी लंबे समय तक अगर आप उसको पढ़ते हो तो 3-4 महीने में पूरी एनसीईआरटी बुक्स आप खत्म कर दोगे। 6 से लेकर 12 तक की बुक्स आप सभी जानते हो। उनको खत्म करना एक अलग चीज है, बाकी उनमें से आपको जो चीजें याद रखनी है, जो बेस आपको कंप्लीट करना है, वो चीजें आपको पता नहीं है। क्योंकि पढ़ के तो आप वैसे ही आए हो, क्योंकि 6 से 12 तक जो किताबें आपने पढ़ी है वही तो आप वापस पढ़ने जा रहे हो। तो वो चीजें आप पढ़ तो पहले ही रखे हो, बस उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप निकाल नहीं पाते हो। और जब ये नहीं निकाल पाते हो तो जब अपन आगे तैयारी करते हैं या फिर जटिल विषय की तरफ, जैसे प्रकार से अपन जटिल क्रम की तरफ चलते हैं, जैसे जटिल क्रम की तरफ जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। आप लोग ऐसे समझते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बेस कंप्लीट नहीं होता। अब मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को पुस्तक इस प्रकार से पढ़नी चाहिए जिस प्रकार से आपने पढ़ लिया, वो तो ठीक है। अब मैं आप लोगों को पुस्तक कैसे पढ़ाने वाला हूँ इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि पुस्तक आप लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कई सारे विद्यार्थी होते हैं एक ले के अंदर पुस्तक पढ़ देते हैं, एक ही बार पढ़ते हैं उसको, ठीक है। कई सारे विद्यार्थी, मैंने पुस्तक पढ़ने के तरीके भी अलग अलग बता रखे हैं, आप कभी सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बता रखे काफी सारे टीचर्स ने उन्होंने बता रखा है कि किताब कैसे पढ़ता है, पुस्तक पढ़ते कैसे, ठीक है। तो दुनिया भर की चीजें आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे तो। लेकिन मैं बात करता हूँ कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, यानी कि पुस्तक कैसे पढ़े। इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी को। यानी कि मैं इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से आपको क्लास में टीचर आपको बुक पढ़ाया करता था, उसी प्रकार से मैं भी आपके सामने एक बुक खोल के रखूंगा, ठीक है। बिल्कुल बुक यानी कि लेसन तैयार रखूंगा और लेसन के ऊपर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें से मैं आपको परिभाषा भी बताऊंगा, शब्दावली भी बताऊंगा, और उसके अंदर जो पिछले एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स और मेंस में, वो भी मैं आप चीजों को वहीं पर आपको कंप्लीट करवाता चलूंगा कि यहाँ से इस वर्ष में ये सवाल यहाँ से बनाया गया था, ठीक है। उसका पुख्ता प्रूफ भी मैं आप लोगों के साथ दूंगा। और वो इसलिए दूंगा क्योंकि मैं अपने आप को आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा या फिर मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको वो चीजें बताने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाकई में यहाँ से सवाल बनता है, इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर दिखे, इसलिए मैं ही ये शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको जिस प्रकार से एग्जैक्ट आपके सामने एक बुक होती है, किताब होती है आपके हाथ में, उसी प्रकार से आपके सामने एक किताब रहेगी, स्क्रीन पे आपके सामने रहेगी। सब चीजें आपको अंडरलाइन करवाता चलूंगा, सब चीजें मैं आपको मेरे साथ के साथ में ही पढ़ाता चलूंगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपको जिस प्रकार से आप एक बुक पढ़ते हैं, यानी कि आपके हाथ में स्वयं के हाथ में एक बुक होती है, उसी प्रकार से ही आपको फील होगा कि हाँ वाकई में आप स्वयं किताब पढ़ रहे हो। बस आप उसमें से कुछ चीजें, कीवर्ड्स आपको नोट करने, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आपको नोट करने, कुछ डेट्स आपको नोट करने चलना है। क्योंकि मैं आप लोगों को भी बता ही रहा था थोड़ी देर पहले कि नोट्स भी आपको साथ में बनाने होंगे। एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें आपको याद नहीं होती है उन चीजों को याद करने का तरीका यही है कि आप कीवर्ड्स उनके बनाएं। तो एनसीईआरटी के नोट्स बनाने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा, क्योंकि आप मेंस में जब भी आंसर राइटिंग करोगे तो आपको इतना आसान लगेगा, हर चीज बहुत आसान, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत हर चीज को आसान बनाने के लिए ये चीज जरूरी है। तो आप एनसीईआरटी के लिए नोट्स तैयार करने के लिए आप तैयार हो जाइए। और आने वाले समय में यानी कि बहुत जल्दी ही मैं आपको रेगुलर क्लासेज जो है इसी प्लेटफॉर्म पर देता रहूंगा, और कंटिन्यू आपको मैं जो है हर लेसन, यानी कि जिस प्रकार से हिस्ट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले, तो हिस्ट्री में से हमारे अतीत वाला जो कक्षा 6 की जो फर्स्ट बुक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर कहाँ कब कैसे क्या हुआ उनके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो उस लेसन को जिस प्रकार से अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर जिस प्रकार से अपन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे अतीत वाली जो फर्स्ट किताब है, कहाँ कब कैसे वाली जो लेसन है, उसकी मैं शुरुआत बहुत जल्दी करूंगा, और रेगुलर शायद आप लोगों को पर डे क्लास में देने की पूरी कोशिश करूंगा। और एनसीईआरटी बुक की जो क्लासें हैं वो आप सभी को निःशुल्क रहेगी, और ये एक आपकी संस्थान की तरफ से आप सभी के लिए एक तोहफा मान लीजिए, गिफ्ट मान लीजिए। आप लोगों ने, काफी सारे विद्यार्थियों ने 2 साल से हम साथ हैं, और 2 साल से आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि किस प्रकार से मैंने सारी चीजें आपको मैंने दी है। तो मैं एनसीईआरटी के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगी, इसलिए मैं ये चीज दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में काफी सारे विद्यार्थी इस बार बैठने वाले हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी आप लोग बैठेंगे। तो आप लोगों को अपने आप में कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, किसी संस्था को हमने कुछ दिया है तो हमने कुछ लिया भी है वहां से। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे पैसे दिए और आपको ऐसा फील हो रहा हो। लास्ट टाइम आपका एग्जाम है 28 मई को,
और आप लोगों को आज ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने 2 साल जो समय दिया है उस संस्थान वाले ने हमारे साथ में शायद सही नहीं किया, गलत किया है, उन्होंने कोर्स पूरा करवा दिया, बस उनकी जिम्मेदारी थी, उसके बावजूद हमारा साथ छोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संस्थान हमेशा आपके साथ में है। मैं आप लोगों को इतनी सुविधा देता हूँ कि आप 24 घंटे कॉल व्हाट्सअप सब कर सकते हैं, सारी सुविधाएं आपके सामने है। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए मैं डाउट सेशन रखता हूँ, तो उसमें आप डाउट भी बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो मैं हर विद्यार्थी का, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि संस्थान आपके साथ में धोखाधड़ी करेगी, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने 2 साल से कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनका कोर्स पूरा हो चुका है, तो 28 मई को जो विद्यार्थी एग्जाम देना चाहते हैं उनको मैं अभी से एक बार बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप लोग भी थोड़ा एनसीईआरटी पर ध्यान देके जाइएगा, क्योंकि आपकी जो शब्दावलियां है वो काफी सारी कमियां जो होती है हमारे 2 साल में रह गई है पिछले, लेकिन अब उन कमियों को जल्दी ही दूर करने का मौका मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा। और आप लोग भी इस मौके को ना चूके, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एनसीईआरटी को वापस आप कैप्चर करने की कोशिश करें, और साथ ही में उसके जो शॉर्ट नोट्स जो है वो कीवर्ड्स जो है वो तैयार करें, और उसी के साथ में आप उसको दोहरान के साथ में साथ लेते चलें, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, लास्ट टॉपिक आपका था कि याद रखें और इसको समझे कैसे, यानी कि एनसीईआरटी बुक को याद कैसे रख सकते हैं और इसको समझ कैसे सकते हैं। तो वो मैंने सारी चीजें, जो सारांश है उसका यही निकल कर आता है कि किसी भी चीज को याद कैसे रखा जाएगा, तो वही है कि कीवर्ड्स के माध्यम से याद रखेंगे और समझे कैसे, यानी कि इन चीजों को समझेंगे कैसे। तो समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने, जिस प्रकार से छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सामने शिक्षक किताब पढ़ाकर सुनता है, यानी कि आप लोग सुनते हैं ना, इस प्रकार से आप भी, काफी सारे विद्यार्थी आप में जो एजुकेशन लाइन में, तो आप भी विद्यार्थियों को सुनाते हैं किताब पढ़ा के, तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको समझ भी पाएंगे, याद भी रख पाएंगे। कीवर्ड्स मैं आपको नोट करवाता चलूंगा, अंडरलाइन करवाऊंगा, और विशेष तौर पर मैं उनका शब्दों का तोड़ करके, यानी कि बिल्कुल उनका विश्लेषण करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उन चीजों पर हम आगे, यानी कि कल से शुरुआत करते हैं, और आज की क्लास हम बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है यूपीएससी के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो देखिएगा, यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो बुक्स है वो आपको सारी कंप्लीट पढ़नी है, और वो बुक आपको लेनी है या नहीं लेनी है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्या आप लोगों के सामने बना हुआ है। एक बार मैं बुक की जो पिक है या फिर जो बुक्स के जो कवर है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिएगा, हमारा अतीत फर्स्ट जो किताब है ये कक्षा 6 की किताब है। सेकंड वाली हमारा अतीत सेकंड वाली जो किताब है कक्षा 7 की किताब है, ठीक है। हमारा अतीत जो है यानी कि भाग 3 है, ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की किताब है। इसी प्रकार से इसमें आगे जो प्राचीन और मध्यकालीन का भारत का इतिहास है, भारत और मध्यकालीन भारत है, विश्व के इतिहास के कुछ विषय हैं, ये कक्षा 9th की किताब है। इसमें 11 12 की किताबें हैं, और इसके बाद में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ये कक्षा 11 की किताब है। भारतीय इतिहास विषय भाग 2 जो है ये कक्षा 12 की किताब है, और इसमें भारतीय इतिहास वाली जो 12 की किताब है, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं, विश्व के इतिहास के कुछ विषय और भारतीय इतिहास, ये दोनों 11th क्लास की किताबें हैं, ठीक है। तो ये 9 10th की और कक्षा 6 से लेकर मैंने आपको पूरी किताबें बताई है। तो लगभग हमारे पास में 9 किताबें हैं, ठीक है। ये मानकर चलिएगा इतिहास की 9 किताबें हमारे पास में हैं, तो 9 किताबों का अध्ययन हमें करना है। तो सबसे पहले हम कक्षा 6 यानी कि हमारे अतीत से इसकी शुरुआत करते हैं, और आप लोगों में से काफी सारे विद्यार्थियों के पास में ये बुक शायद अवेलेबल भी होगी, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बुक नहीं ली है उनसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बुक ना लें और ना ही बुक खरीदें तो ठीक रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप एनसीईआरटी बुक का किट लेते हैं तो 900 से 1000 रुपए लगभग इसकी प्राइस होती है। तो मैं समझता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के दौरान जो है विद्यार्थी के सामने बहुत सारी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो एक मनी प्रॉब्लम होती है। तो मनी प्रॉब्लम को देखते हुए आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक काम कर सकते हैं कि आप अच्छे से हर विषय की, जैसे आपने इतिहास की ली है उसी प्रकार से आप लोगों को भूगोल की, उसी प्रकार से आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो इसी प्रकार से सामान्य साइंस की, इसी प्रकार से आपको जो 3-4 नोटबुक जो है आपको अच्छी वाली नोटबुक जो होती है वो लानी है। और उस नोटबुक के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि कीवर्ड्स और ये जो शॉर्ट नोट्स है वो आप लोग मेरे क्लास के साथ साथ में मैं आपको लिखवाता चलूंगा, तो वो कीवर्ड्स आप नोट करते चले और वो चीजें आप लिखते चले उसके अंदर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो वही आपके लिए बुक बन जाएगी। तो अच्छा होगा कि आप 1000-1200 रुपए का जो खर्चा है वो ना करें, और नोटबुक पर अगर आपको पैसा खर्च करें तो अच्छा रहेगा। कम से कम आप 400 या 500 रुपए की नोटबुक लेकर आए, 3-4 नोटबुक ऐसी लेकर आए जो कि
लगभग हम एनसीईआरटी बुक्स उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मोटी नहीं चाहिए आपको किताब, लेकिन लगभग 100 रुपए की प्राइस की जो बुक्स आती है, नोटबुक आती है, सॉरी नोटबुक आती है, वो आप ले आए तो शायद उसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 9 किताबें आप लोगों को पढ़ना है और उसको एक कॉपी में कन्वर्ट करना है, कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स दोनों। यानी कि कहने का मतलब 9 किताबों को याद रखने के लिए एक कॉपी काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक नोटबुक आप ले लीजिएगा और उसमें आप नोट्स बनाते चलें। और जो विद्यार्थी अभी नए हैं और तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों में मेरा एक सजेशन है, और सजेशन यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एनसीईआरटी का आप किताबें तो ले आते हैं, जब वो किताबें आप लोगों के सामने रहती है तो आपको ऐसा बोरिंग फील होता है कि यार ये ले तो आए लेकिन क्या करें इनका। क्योंकि कुछ चीजें आप पढ़ेंगे, कुछ समय तक आप पढ़ते रहते हैं, 15 दिन 20 दिन पढ़ते हैं उसमें जोश में आकर, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर उसको ड्रॉप कर देते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर उसको वापस पढ़ते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आप 2-3 बार ऐसा करेंगे, 3-4 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी किताबें पूरी खत्म हो चुकी है अपनी। ठीक है, क्योंकि आप 2-3-4 चैप्टर पढ़ पाते हैं, मुश्किल से 5 चैप्टर पढ़ पाते हैं। आज तक आप लोग परिकल्पना कर सकते हैं और आप लोग याद कीजिएगा, रिमेम्बर कीजिएगा, क्योंकि आपको आज तक भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज तक भी आप किसी किताब के फर्स्ट पेज से लेकर अंतिम पेज तक नहीं पहुंचे होंगे पढ़ते हुए। ये 2 साल का, एक तरीके से 2 साल में जो विद्यार्थी मेरे साथ रहे हैं उनकी मैं हकीकत बता रहा हूं कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। और ये बात रियलिटी में आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी। जब तक मैं ग्रेजुएशन लेवल में था, यानी ग्रेजुएशन जब मैंने कर रहा था, तो उस तक तो मैं भी यही सोचता था कि कभी लास्ट पेज पे अपन पहुंचे नहीं आज तक, और वाकई में यही हुआ कि मैं कभी भी नहीं पहुंचा। जब मैंने रिमेम्बर उन सारी चीजों को याद किया तो क्लास में जो टीचर पढ़ाता था ना, लगभग आप लोग जानते होंगे कि कक्षा 7, 6 में, 8th में जो टीचर पढ़ाते हैं उन लोगों को, वो भी खुद जो है यानी कि लगभग लास्ट लेसन तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारी किताबें ऐसी होती है जिनके लास्ट लेसन हमने पढ़े नहीं, कई बार ऐसा होता है और ये रियल है। और आप कंपटीशन में, और कंपटीशन में ऐसा जायज बात है कि आप लगभग 50 से 100 पेज जो होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी पेज तो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे ऊपर लागू होती है, ये शुरू से हमारे ऊपर बोरिंग है एक तरीके से, और एक इंसान के ऊपर ये लागू होती है चीज कि अपनी साइकोलॉजी की इफेक्ट ही यही होता है कि अपन कोई भी चीज नई नई होती है उसमें आकर्षण अपन को करती है, लेकिन कुछ समय के लिए आकर्षण होता है, उसके बाद वो रद्दी हो जाती है अपने लिए। तो यही चीजें मैंने कई बार एनालिसिस भी की है। मैं खुद भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय मैं भी यही करता था, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि मुझे लास्ट पेज तक पहुंचना है। जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया तो मैं 4-4, 5-5 बार जो है एम लक्ष्मीकांत जैसी किताबें जो है वो 5-5, 6-6 दफे पढ़कर उसमें से नोट्स तैयार करता था। फिर उसके बाद में नोट्स तैयार करने के बाद में नोट्स भी मैं उस प्रकार के तैयार करता था कि जो विद्यार्थियों को चाहिए होता है। मैं विद्यार्थियों को नोट्स देता था। एम लक्ष्मीकांत बुक की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको आप लोग एक बार भी पूरी नहीं पढ़ पाए होंगे, उनको मैं 6 बार पढ़ चुका हूँ उस किताब को। उसके बाद में उसमें नोट्स तैयार किए, हैंड राइटिंग मेरे स्वयं के नोट्स तैयार किए मैंने। उसके बावजूद मैंने उसमें से कीवर्ड्स ढूंढे और कीवर्ड्स ढूंढकर उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए। और आज जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाने जाता हूँ तो शॉर्ट नोट्स जो है उनको देख लेता हूँ, उसके बाद में आपको चैप्टर आपके सामने पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो लंबे समय तक किसी चीज को पढ़ने का और उसको बार बार पढ़ने का यही अनुभव होता है कि बार बार पढ़ने से लंबे समय तक अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आपको उनकी सारी रियलिटी और सारी जो सच्चाई होती है वो पता चल जाती है। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप जिन बुक्स के लाकर रख रखे हो, जिन ढेर जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं ढेर ही कहता हूँ मेरी भाषा में, ऐसी बुक्स को आप ढेर लगाकर रख देते हैं सामने, तो ढेर लगाने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसके अंतिम पेज तक पहुंचना आपका लक्ष्य होना चाहिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना इतना आसान नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं, ये रियलिटी है और ये वास्तविकता है कि जो विद्यार्थी तैयारी करने आते हैं वो यही सोचते हैं कि शायद मजाक है या खेल है। और जो शिक्षक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, या फिर अभी मेरी बात कर लेता हूँ, मैं भी एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा हूँ आप लोगों के साथ में और आप लोगों के सामने, और अन्य कोचिंग संस्थान वाले भी काफी सारे शिक्षक जो है ये भूमिका निभा रहे हैं। तो ये रियलिटी और ये सच्चाई हमें पता है, क्योंकि जब मैं खुद भी प्रिपरेशन करता था उस समय मुझे भी इस चीज के बारे में मालूम नहीं था कि वाकई में मैं भी मजाक ही मानता था कि यूपीएससी प्रिपरेशन करना मजाक ही है वाकई में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम मैं तैयारी करता था, मैं अभी वर्तमान समय में लगभग आपको पता है कि 2 साल से मैं तैयारी को स्किप कर रखा हूँ, ड्रॉप कर रखा हूँ, 2 साल से तैयारी नहीं कर रहा हूँ यूपीएससी की। ठीक है, क्योंकि मैं जब से एजुकेशन फील्ड में आया हूँ उसके बावजूद मेरी इच्छा ही नहीं है उधर जाने की, क्योंकि इधर बहुत कुछ मिलता है आप लोगों को। तो एजुकेशन लाइन में आने के बाद में मैंने ड्रॉप की तैयारी को, लेकिन उस समय भी मैं जब तैयारी करता था, ग्रेजुएशन से शुरुआत में ही मैंने लग गया था, मतलब जब मैं शुरुआत 2017 से करा, लगभग 16 से मैंने शुरुआत की थी, तो मैं 19 तक लगभग तैयार करा था। तब तक मैंने तैयारी की और तब तक मैंने जो चीजें तैयार की थी उनमें से मैंने देखा था और उन बुक्स को मैंने उठाकर देखा था, तो उस टाइम मैंने मात्र 30% चीजें ही मैंने पढ़ी थी, वो भी 4 साल के समय में 30% चीजें पढ़ी थी केवल। और वो जो चीजें मैं 30% पढ़ा था, उन चीजों को मैंने जो 70% जो चीजें बाकी थी उन चीजों को मैंने आप लोगों को पढ़ाने के दौरान पढ़ा और इतने
अच्छे तरीके से पढ़ा कि उनको 4-4, 5-5 बार रात को पढ़ना पड़ता था मुझे, उसके बावजूद भी सुबह क्लास देनी होती थी तो मैं उनको सुबह फिर देखता था, फिर सुबह भी नहीं देख पाता था तो उनको कीवर्ड्स देखता था, कीवर्ड्स भी नहीं देख पाता था तो फिर मैं क्लास को ड्रॉप करके बीच में फिर देखने जाता था और फिर देखकर फिर वापस आकर फिर क्लास लिया करता था, ऐसा होता था। तो किसी चीज को समझाना, किसी चीज को पढ़ाना वो एक बहुत आसान तरीका होता है, आप लोगों को लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को भी एक तरीके से यही करना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने तो आगे, लेकिन आपको पीछे के सामने एक्सप्लेन करना है हर चीज को, तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, जो नए विद्यार्थी है वो भटके नहीं अपना मार्ग, अगर आपने चुना है और अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहली मंजिल और सबसे पहले शर्त आप लोगों के सामने यही है कि जो भी बुक्स आप ला रखे हैं या जो भी बुक आप लाते हैं उसके फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जरूर पहुंचे, वही आपका लक्ष्य है। आप वर्तमान समय में यही लक्ष्य मान लीजिए कि आपको फर्स्ट छोर से अंतिम छोर तक जाना है बुक्स के। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो बुक तैयार की गई है, जो मटेरियल आप लोगों के सामने है, जैसे एम लक्ष्मीकांत है, माजिद हुसैन है, रमेश सिंह की बुक है आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी की भी आपकी बहुत सारी बुक्स है। इसके अलावा भी आप सब महेश मणिवाल की जो किताबें आती है एनसीईआरटी बुक्स की, वो भी बहुत कारगर साबित होती है, उसमें बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है। और भी बहुत सारी बुक्स आप लोगों के सामने अवेलेबल है। तो वो सारी मटेरियल जो तैयार किया गया है वो वाकई में बहुत रियल है और वाकई में यूपीएससी में सवाल भी वहीं से बनते हैं। लेकिन वही है कि हम अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अंतिम छोर तक पहुंचोगे तो एक बार पहुंच जाओगे, 2 बार पहुंच जाओगे, लेकिन फिर आगे आप तैयारी नहीं करोगे। इसलिए कई सारे टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखेंगे, कई सारे टीचर्स का सजेशन आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि कम पढ़िए, कम स्रोत रखिए, लेकिन लंबे समय तक और बार बार उन्हीं चीजों को पढ़िए, ठीक है। तो यूपीएससी में ये चीज सबसे अधिक कारगर साबित होती है। ये मेरा पर्सनल अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो मेरे 4-5 साल का जो अनुभव है वो मेरा यही कहता है कि अगर किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो शायद वो चीजें हमें लंबे समय तक रिकवर भी कर पाते हैं और याद भी रख पाते हैं और उनको हम समझ भी पाते हैं और सामने वाले को समझा भी पाते हैं। तो एग्जाम में, यूपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता है कि सामने वाले को समझाना है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको भी यूपीएससी को समझाना है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग जब आप करोगे, क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखते हो ना, तो उसके अंदर सारी चीजें पता चल जाती है कि आपकी परिभाषा क्या है, आपकी शब्दावली क्या है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में कौन से शब्द ज्यादा यूज किए जाते हैं ना, वो शब्द भी हम कई बार अपने जो नोटबुक होती है या फिर अपन जो लिखते हैं ना उसके अंदर पता चल जाता है कि आपकी किस प्रकार की कैटेगरी है। आपके आसपास के वातावरण की बात करूं या फिर आपका रिलीजन जो सिस्टम होता है तो उसकी बात करो या एनवायरनमेंट की बात करो, तो वो जो सारी शब्दावलियां जो है अपन कई बार क्या करते हैं कि अपने आंसरों में छुपी होती है और अपन जो है आंसर लिखते हैं तो उसमें अपन कई बार उन शब्दों का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे विद्यार्थी जो तथा शब्द का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कई सारे विद्यार्थी है जो कि लेकिन वाले शब्द का यूज करते हैं, परंतु वाले शब्द का यूज करते हैं। कई सारे वर्ड है, अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो वो भी आप लोगों के अंदर लिखावट के अंदर झलकते हैं। तो उन चीजों को भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने काफी सारे विद्यार्थियों को आप लोगों में से मेंस की आंसर राइटिंग करवाई थी, मैंने 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, तो उसमें से मैंने काफी सारे क्षेत्रों के अलग अलग शब्दावलियां पकड़ी और उनमें मैंने देखा तो विशेष तौर पर विद्यार्थियों को मैंने चीज एक ही लिखवाई थी, एक ही चीज पढ़ाई है, सभी को एक ही क्लास दी है, लेकिन सभी ने आंसर मुझे अलग अलग तरीके से लिख कर दिया है। तो उस आंसर को पढ़ते हुए मुझे यही रियलाइज हुआ कि वाक्य में ऐसा होता है कि हम हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है और हमारी जो एनर्जी जिसको आप बोलते हैं, और दूसरी बात जो आपकी जो साइकोलॉजी होती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव किसी चीज को देखने का जो सकारात्मक प्रेरणात्मक जो सोच होती है, उसका भी आप लोगों को उसी के अंदर पता चल जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप लोगों को एक तरीके से प्रेजेंटेशन देना है सामने वाले को, यानी कि एक बार आप लोगों को सभी चीजों को जो है सकारात्मक रूप से आप लोगों को ऊर्जावान तरीके से आप लोगों को लिखना है उस चीज को। तो उसी तरीके से आप जब तैयारी करेंगे तभी आप उस चीज को लिख पाओगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और इस चीज को आप नोट करते चले। तो आइए अब हम क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे जिसमें हमारा अतीत कक्षा 6 की जो फर्स्ट लेसन है, क्या कब कैसे कहाँ हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।